नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। हमारा मकसद है हर आवाज़ को मंच देना, और उसी कड़ी में आज हम आपको एक बहुत ही खास शख्स से बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। मैं उनका परिचय आपके बीच रखता हूं। आप हैं सुलेमान मुर्मू जी। आप वर्तमान में जनजातीय सुरक्षा मंच के संथाल परगना के संयोजक भी हैं। आप मुखिया भी हैं एक पंचायत के, और आपको जनजातियों के क्षेत्र में काम करने का काफ़ी लंबा अनुभव। आप उससे पहले विद्यार्थी परिषद के जिला के प्रमुख रहे। आप विभिन्न संगठनों में आपने काम किया, और आज जनजाति सुरक्षा मंच के कार्य को आप देख रहे हैं। आज हम लोग सुलेमान जी से जनजातियों से संबंधित और जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा किए जा रहे कार्यों और उससे संबंधित विषयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सुलेमान जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको जोहार। देखिए, जनजाति सुरक्षा मंच के विषय में आप हमसे बात करना चाहते हैं। ये जो जनजाति सुरक्षा मंच हमारे देश में कहाँ से आई, कैसे आई, ये संगठन कैसे चले, ये भारतीय राजनीति में जो कि कांग्रेस के जो लीडर स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी से ही ये प्रेरणा मिलती है। और 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनको लोहरदगा से चुनाव लड़ाए थे। कई कारण बस 17,000 वोट से पीछे चले गए थे। परंतु 1967 में जब कांग्रेस पार्टी ने दोबारा उसके चुनाव लड़ाए तो वो जीत हासिल किए और उड्डयन एवं संचार मंत्री भी बनाए। लेकिन उस कालखंड में उसने जनजाति अनुसूचित जाति जनजातियों के विषय में उस विधेयक पर चिंतन मंथन किए और सोचे कि 20 वर्षों के बाद भी आज हमारे जनजातियों को सही सलामत सुविधाएं नहीं मिल पा रहे, कारण क्या है। इसलिए उसने अपने इस मंत्री काल में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के विषय में बात किए, और बात के विषय को रखने के पश्चात उनसे कहा गया कि आप जो है इस विधेयक को लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए। उसने इस काम को किए। लोकसभा के 322 सांसद और राज्यसभा के 22 सांसदों के हस्ताक्षर करके तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को दिए थे। परंतु उस विषय को लेकर के जब विषय आया और उसने कहे कि दो कंडिका दो में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यदि किसी धर्म को अपने परंपरा रूढ़िवादी को छोड़ देते हैं, किसी दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, सतह ही उसको जो है भारतीय संविधान के आधार पर उनको जो है आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को उसने रखा, और रखने के पश्चात जो है उसने कई बार इस विषय को लेकर के रखे विषय को, परंतु इस पर कांग्रेस पार्टियों के नेताओं ने उस विषय को लेकर के चिंतन किया कि देश भर में यदि इस कालखंड को, इस खंड 2 को यदि लागू किया जाता है तो इस देश में जितने धर्मांतरित लोग हैं उसको आरक्षण से वंचित हो जाएगा। उस हिसाब से नागालैंड और मेघालय के मंत्री जो उसने ईसाई की मिशनरी से कांटेक्ट ईसाई थे, और कई नेताओं ने इस पर विरोध किया। विरोध करने के पश्चात उसमें जब उसने अपना भाषण में बोले 55 मिनट तक अपना विधान को लोकसभा में पारित दिए, फिर भी उसमें इसको वंचित कर दिया। और ऐसे करते करते तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने 24 दिसंबर 1970 को जब उसका लोकसभा भंग हो जाता है और कार्तिक जी का स्वर्गवास हो जाता है, सांसद होने के बाद भी वो
छिपे हुए बात को आज जनजाति सुरक्षा मंच के इस भारत देश के नेताओं ने सोचा कि कांग्रेस पार्टी के नेता होकर यो यदि उस तरह का चिंतन कर सकते हैं तो हम इस देश के रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने 2006 31 मई 1 अप्रैल तक उसको 31 अप्रैल 1 मई को उसका संगठन तैयार किया छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और उसका जो संयोजक देश भर का प्रथम संयोजक मोरेन सिंह पोर्ती जी को बनाया गया। बीच के कालखंड में हमारे इस देश में सुरक्षा मंच के हर्ष चौहान जी को बनाया गया और वर्तमान में भी हमारे पूर्व मंत्री राम जी भगत जी को बनाया गया है। और इस क्षेत्र में हमारे देश के अखिल भारतीय सह संयोजक के रूप में डॉक्टर राजकिशोर हांसदा जी को बनाया गया, जो इस तरह करके हमारा जो प्रेरणा के विषय जब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर जो कार्तिक उरांव जी से ही हमको उसको मिलता है, प्रेरणा मिले। मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा ही एक तरह से जनजातीय सुरक्षा के बीच में जो जाना चाहिए था, जनजातियों की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए था, एक विषय वहां से आया। ये अब मान सकते हैं इस तरह से कार्तिक उरांव जी है। इसको जो है कांग्रेस पार्टी का जो लीडर है, जो इस देश में रहने वाले जो भी जनजाति लोग आते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि इस देश का भला हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो नीति है उस नीति के अनुरूप जो काम नहीं होने के कारण जो है लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा सुलेमान जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी स्थापना, प्रेरणा के विषय में आपने, उसके कार्य के बारे में आपने विस्तार से बताया। आज के समय में जनजातियों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी है? देखिए दीपक जी, हम एक संथाल जनजाति से आते हैं और आप सबों ने इतिहास को पढ़े, उसको यदि देखा जाता है तो पश्चिमी देशों के द्वारा, सभ्यता द्वारा हमारे इस देश के जनजाति नहीं पूरे विश्व के जनजातियों का पारंपरिक संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रही है जो पश्चिमी देशों के लोग हैं। और इस विषय को लेकर के जब तक जनजातियों को शिक्षा के स्तर में नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक देश के जनजाति के हित के लिए कोई काम नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा है। आप जैसे जानते हैं सुलेमान जी कि ये जो संथाल परगना का क्षेत्र है, या आप पूरे झारखंड की बात आप कर सकते हैं या पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की भी आप बात कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आदिवासी समाज की या जनजाति समाज की जो संस्कृति है और उसके परंपराओं की जो हालत पिछले वर्षों में हुई है, ये आपसे छिपी नहीं है या दुनिया से छिपी नहीं है। उस संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए आपके संगठन के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए दीपक जी, हमारे संगठन जो है देश भर में 2006 से जो चल रहे हैं, आज तक जो है हमारी मांगे है जनजाति सुरक्षा मंच की, जो सुरक्षा मंच के माध्यम से कि 1947 में 10 देश आजाद हुई, आजाद होने के बाद जो संविधान जो निर्माण हुई, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, यदि वो अपने परंपरा रूढ़िवादी को छोड़ते हैं, अपने धार्मिक परिवर्तन करते हैं, तो स्वतः ही उसका पितृक संपत्ति और संविधान के आधार पर उसका आरक्षण सीट पर उसको वंचित कर दिया जा सकता है। लेकिन हमारे इस जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए इस देश में, हम तो हमारे देश में संशोधित संविधान बना हुआ है, इसलिए हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा से मांग की है या करते भी है कि हमारे अनुच्छेद 341 की तरह ही 342 का
लिखित होना चाहिए, ये मांग करते हैं, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ नहीं है कि जो किसी भी धर्म में जा सकते हैं। लेकिन जब तक अनुच्छेद 342 का संशोधन नहीं होता है, आज ना कल इस देश का फिर गुलाम हो जाएगा। इसलिए इस देश को चाहिए, इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका सहयोग होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लोग भी जंगल झाड़ी में वनवास में रहते हैं, वो समझ में नहीं आता है। जब तक अनुच्छेद 42 संशोधन नहीं होता है तब तक ऐसे ही विदेशी लोग चलाते रहेंगे, और अनुच्छेद 342 का संशोधन होने से स्वतः ही आपका जिस विषय में आप पूछते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि देश स्वतः फिर से गुलाम हो जाएगा, यह आपको कैसे लग रहा है कि देश फिर से गुलाम हो जाएगा? लगता है, इसलिए लगता है, हम अपने जनजाति के विषय में चिंतन करते हैं। 2011 का जनगणना के अनुरूप यह अनुसार इस देश में 705 प्रकार से अधिक जनजाति के लोग हैं, जिसमें हम संथाल जनजाति में से आते हैं। तो हम बोलते हैं कि हम विभिन्न धर्म मानते हैं, कोई बोलते हैं कि हम सूरी धर्म मानते हैं, कोई बोलते हैं कि हम जो है सपाहर धर्म मानते हैं। ऐसे बिछड़े हुए, और उस बीच में ईसाई मिशनरियों द्वारा हमारे बीच में पहुंच करके शिक्षा के माध्यम से हॉस्टल बना करके बच्चे को कन्विंस करते हैं, और उसका परिवार को देखा जाता है कि इसको प्रलोभन दे करके ईसाई की मिशनरियों द्वारा इसको ईसाई बनाया जाता है। और जो भी अपने जनजाति के पारंपरिक रूढ़िवादी को छोड़ते हैं तो स्वतः ही उस समाज से अलग हो जाते हैं। इसलिए हमको अनुभव लगता है कि इस देश में यदि इसका संशोधन नहीं होता है अनुच्छेद 342 का, तो देश पे फिर हमारा देश गुलाम हो सकता है। चलिए सलमान जी, आपकी चिंतन जिस स्तर से आप सोच रहे हैं वो जायज है। आने वाले समय में जनजाति सुरक्षा मंच की क्या योजना है? हमारी योजनाएं जो है शुरुआत से ही काम करते आ रहे हैं। हमारे इस देश में कार्यकर्ताओं ने पूरे भारतवर्ष में 2006 में जब संगठन का निर्माण हुआ तो उसमें पहले हम लोग सोचे कि सबसे पहले इस देश के लोगों से हस्ताक्षर कराए, क्योंकि कौन क्या कितना सहमत है नहीं है। और 2008 से लेकर के 2009 तक में 29 लाख लोगों ने इसका हस्ताक्षर किए, इस बिल को लाने के लिए, संशोधन करने के लिए, इस धारा को संशोधन करने के लिए। और उस समय के जो 2010 में आपके राष्ट्रपति, इस देश के राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पटेल जी थे, और उसको जो है उतना लाखों लोगों का हस्ताक्षर करके दिया गया, फिर भी इस विषय में कोई चिंतन मंथन नहीं हुआ। और ये मेरा जारी रहेगा, और जारी रहते हुए हम लोगों ने प्रत्येक के पूरे देश के प्रत्येक जिले के उपायुक्त महोदय और एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। उतने भी नहीं, हमारे देश में जितने भी जिले हैं, प्रमंडल है, सबों में हम लोगों ने आंदोलन करके रैली कराया, धारणा किया। अभी हम लोगों ने सोचा है कि सरकार इस पर यदि नहीं करती है, हर प्रखंड और पंचायत में जाकर आंदोलन होगा। ये मेरा अपना योजनाएं है। फिर भी अनुच्छेद 342 को संशोधन करना होगा। सरकार नहीं करेगी, हम अपना कार्य को चलाते रहेंगे। सुलेमान जी, पिछले दिनों पूरे संथाल परगना में एक आंदोलन चला कि बाहरी लोग आके आदिवासियों के जमीन, रोटी बेटी पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आपका क्या सोच है इस विषय में? इस पर तो इस देश में रहने वाले कोई भी राजनेता होंगे, देश को बचाने के लिए बचाना है तो
नेताओं और सभी नागरिकों को सोचना चाहिए। रोटी बेटी के लिए जो बात करते हैं तो सतह ही बोलना चाहिए, बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी बोलना चाहिए। क्या है कि हमारे इस संथाल परगना में हम अपना ही क्षेत्र में देखते हैं, हमारा आरक्षण पर दाग लग जाता है। किसी की बेटी पर यदि कोई ने हाथ लगाया तो उसके आधार पर हमारे आरक्षण सीटों पर गैर आदिवासियों के साथ शादी ब्याह करते हैं तो हमारे आरक्षण पर दाग लगा दिया। आप साहिबगंज का जिला परिषद अध्यक्ष को देख सकते हैं, हमारे इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हैं, बाकी विभाग को तो उतना बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इसको सामने में दिखाई पड़ता है। वार्ड सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति, जिला परिषद पर हमारा सीट का आरक्षण का खत्मा कर दिया गया है। इस आधार पर देखा जाता है बेटी के नाम पर जो जितना भी जमीनें हैं उसको भी हड़प लिया जाता है। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसलिए दीपक जी, आपसे हमेशा बार बार कहते हैं कि सरकार को ध्यान में रखना होगा कि मेरा जो बार बार हम कह रहे हैं कि जब तक अनुच्छेद 342 पर संशोधन नहीं होता है तो हम बेटी और रोटी पर किसी तरह का आंच किसी पर नहीं लगा सकते हैं। परंतु हम नीयत रखेंगे कि ये आंदोलन हमारा रहेगा और सरकार से भी मांग रहेगा कि गैर आदिवासियों के साथ किसी ने किसी का बेटी या माँ भी गई है तो ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, सरकार को इसको नहीं देना चाहिए। उस पर हम बोलना चाहेंगे झारखंड सरकार पर अपना जो क्षेत्र है भोरिया कमेटी के माध्यम से 1996 में जब गुरुजी आज हमारे बीच में नहीं रहे, शिबू सोरेन, वीर शिबू सोरेन जी, उनकी अध्यक्षता में एक पिसा एक्ट लागू हुआ था। तो हमने सरकार से भी मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में जहां जहां अनुसूचित क्षेत्र आते हैं पिसा एक्ट लागू करना चाहिए, तभी हमारा समाज के बेटी और जमीन जायदाद आदमी बचेगा। और यदि नहीं हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, सरकार ध्यान नहीं देती है तो बेटी तो क्या जमीन जगह तो ऐसे खत्म हो रहा है, साथ साथ सारी माँ बेटी खत्म हो जाएगी। अपने पैसा एक्ट का भी उल्लेख किया कम शब्दों में, सटीक। पैसा एक्ट क्या, आम लोग इसको कैसे समझेंगे? पैसा एक्ट को आम लोगों को समझाने के लिए कोई भी स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है, यदि ये कानून को लागू किया जाता है तो अपने अनुसूचित क्षेत्र में, जैसे साधारण भाषा में हम बोलेंगे कि हमारे गांव में कोई पारंपरिक की माझी हराम, जिसको ग्राम प्रधान बोलते हैं, यदि वो अपने परंपरागत रूढ़िवादी संस्कृति को पालन करते हुए ग्राम प्रधान चला रहे हैं तो ग्रामीण स्तर का जो विचार मंथन, जो सरकार के लिए जो भी योजनाएं, जो भी सभी ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए उन्हीं को ही रखा जाएगा। इसलिए पैसा एक्ट को लागू करना हमारे हिसाब से अच्छे है, जहां उचित है उसको लागू करना चाहिए। चलिए सलमान जी, बहुत सारे विषयों पर आपसे बातचीत हुई। एक प्राय देखा गया एक बड़ा विवाद का विषय रहा, आदिवासी हिंदू है नहीं, इस विषय पर काफी विवाद भी हुए कालांतर में। इस पर आपका जनजातीय सुरक्षा मंच क्या सोचता है? हिंदू की बात करते हैं, आदिवासी हिंदू है या मैं इस विषय पर क्या? दीपक जी देखिए, हम तो पहले कहेंगे इस देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सभी लोग हिंदू हैं। परंतु हमारे संविधान में ऐसा ही बनाया गया है जिसको हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कर दिया गया है। परंतु हम हिंदू हैं या नहीं है, हमारे इस देश में हम तो विशेष करके नहीं जानते हैं।
लेकिन सरकार ने जब जनगणना करवाती है तो उस समय जो फॉर्मेट या फॉर्म में जो उसको दिखा जाता है तो 7 कॉलम दिया हुआ रहता है, 7 कॉलम। ये हम जानते देख रहे। और ये जो जनगणना करने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप ही टीचर हैं या शिक्षक आप जाते हैं तो हमसे कुछ पूछते नहीं है, आप सीधे फॉर्म भरवाते हैं और सीधे पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है। आप नहीं बताते हैं कि ये धर्म है वो धर्म है, सीधे पूछते हैं कौन सा धर्म लिखेंगे। लेकिन हम देखते हैं इस फॉर्मेट में फॉर्म में 7 कॉलमें रखते हैं, उसमें से जो है 6 कॉलम धर्म का कोड का लिखा हुआ है। जबकि हम इस देश में रहते हैं तो आपको ने पहले ही हम बता दिए बोले कि भारत देश में 2000 जनगणना के अनुसार इस देश में 705 से अधिक जनजातियां हैं और उस जनजातियों ने अपना अलग अलग धर्मक कोड को लिखते हैं, परंतु उस सभी सनातनी करते हैं और हिंदू कोड पर ही टिक मारते हैं, क्योंकि उसका जो है पूजा पद्धति या उसका जो रहन सहन देखा जाता है तो एक जैसा होता है। इसलिए हम लोग जितने भी जनजाति है हिंदू कोड में ही टिक मारने के कारण हम हिंदू संगठन या हिंदू से आते हैं। ये भी आपको ऐसे कहेंगे जैसे हम 705 प्रकार का बताते हैं तो हम संथाल जनजाति से आते हैं। हमारे संथाल जनजाति में जो हिंदुओं को जो मंदिर में पूजा जाता है तो वहाँ शिवलिंग के रूप में भगवान का रूप हम लोग देखने को मिलता है। उसी तरह किसी भी संथाल गांव में यदि आप चले जाइएगा और उसको देखिएगा दीपक जी, तो माझी थान को खोजिएगा, गांव का बीच गांव के में रहता है और उस माझी थान को देखने से पता चलेगा आपको कि वहां जो पत्थर का शिव और पार्वती के रूप में वहां पर स्थापना किया हो रहता है। जाहिर खान में जाइएगा वहां भी जो है ना जाहिर के पास वहां भी पत्थर दुआ को दिखने को मिलेगा। जो हम लोग जटागुल हम लोग बोलते हैं उसमें भी जाइएगा तो उसमें पत्थर किया हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि हम भी प्राकृतिक पूजक हैं, परंतु एक जैसा होने के कारण हमारे देश के संविधान के आधार पर एक जैसा पद्धति पूजा पद्धति होने के कारण हम हिंदू कोड को लिखते हैं, इसलिए हम सनातनी हिंदू है। चलिए, इसका मतलब है आपके कहने के अनुसार कि इस पे जो विवाद का विषय है वो विवाद है ही नहीं उसमें, और आदिवासी जनजाति समाज विशुद्ध रूप से हिंदू है आपके अनुसार। आप ये जो पूछते हैं कि आप विशुद्ध रूप से शुद्ध रूप से हिंदू है, ये जो बोलते हैं स्पष्ट है शब्द में। जब हम गंगा स्नान करने चले जाते हैं या कहीं नदी नाला में करते हैं तो सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो पानी रख के गंगा में करते हैं। एक वो बात हो गई। दूसरी बात है संथाल समाज में जो हम लोग पाता पूजा बोलते हैं, जिसको चढ़ पूजा बोला जाता है, 7 दिन का प्रोग्राम होता है, दूध से पूजा किया जाता है, उतना बड़ा क्या बोलते हैं छोटा उसको बोलिए उतना बड़ा घूरा जाता है। पार्वती क्या बोलते हैं इसको, जैसे नारा देते हैं लोग, सिलाई सिमई पार्वती भोक्ता महादेव, महादेव का निर्माण होता है। जब बोला जाता है तो सिला सिली कही ना, हमारे समाज के लोग हिंदू ही है। जो भी लोग इस विषय को बोलते हैं तो हमारे समाज को तोड़ने का काम करने वाले ही बोल रहे हैं, परंतु हम हिंदू ही हैं। कोई यदि कहेंगे कि इस आदिवासी हिंदू नहीं है तो गलत है, हम हिंदू ही है। हमको तो लगता है मोहनजोदड़ो जैसा जो पर हम लोग जो बोलते हैं ना हड़प्पा 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 संस्कृति, यदि स्पष्ट शब्दों में नहीं आप जो बोलते हैं मुखाग्नि को देखते हैं, हमारे गुरुजी को सामने में देख लिए हमारे हेमंत सोरेन जी ने हिंदू नीति क्या बताया जी, हिंदू रीति रिवाज के आधार पर एक किया गया, सामने दिखाया गया। हेमंत सोरेन जी बोलते नहीं है दिखाते हैं, इसलिए हम हिंदू ही है। चलिए बोलिए, बहुत अच्छा सुलेमान जी। अब हम लोग चर्चा के अंतिम पड़ाव में है। आप जनजाति सुरक्षा मंच के संथाल परगना संयोजक होने के नाते आप अपने समाज के लिए
सभी समाज के लिए। और आप सरकार से कुछ सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा आदिवासी अपने भाषा में भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए दीपक जी, इस विषय में बहुत सारे लोग जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक चीज इसमें देखा जाना चाहिए, हर आदमी को सोचना चाहिए कि हम संथाल जनजाति है। सरकार ने जब संविधान बनाए थे तो आदिवासी आदिवासी करके यहाँ के राजनेता लोग हल्ला करते हैं, उन्होंने को संथाल नेता को या आदिवासी नेता या गैरवादी आदिवासी नेता आदिवासी आदिवासी हल्ला करते हैं। लेकिन संविधान में संविधान रे का ऑल मिना ओनारे दो साफा सफी साफ सुथरा लिखा हुआ अनुसूचित जनजाति, हम कहते आदिवासी। भारतीय संविधान में अनुसार पे आवो दो जनजाति के नाम और सरकार थे नुआगे या नेहर कहना, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन थे नुआगे या नेहर कहना, यदि अब भारत दिसम रे आदिवासी को लगी जनजाति को लगी बकिन चिंतन मंथना तो नहा दिन रे माने आने वाला कल में उनका बंजवन हुयुग देखना जे नोडे हो संथाल जनजाति नुकान को तहे कन आदिन जनजाति पहड़िया बुया नुका को तहे कना हो मुन बीर तिरवा नुका को तहे कना नुआ विषय अहि दाड़िया अदोनाइते समाज रे ना नवा रोड तहे ना संथाल समाज रिया ओका दो मंजी थान जाहिर थान कना सोहराय बोहर बहा परब अपनारा रूढ़ी परंपरा जदि नवाबुन बगिया कन खान नहा दिन रे दो अबो आपका सरकार से कौन सरकार यानी कि झारखंड सरकार हो या कोई भी क्षेत्र का राज्य सरकार हो या देश के सरकार हो केंद्र सरकार हो, यदि नवारे बाग चिंतन मंथन लेखान अबो ओका आरक्षण में आ नुआ हो ओका अबो विषय में नुआ हो नीत खत्म हुई दाड़ी आ उनाई तीना नेहर तहे ना जे जतो हो ठेन नेहर तहन कदा जे अपनारा परंपरा 705 प्रकार या जनजाति मिना बना भारत दिसम रे जतो होगी अपनारा परंपरा रूढ़ी बदे जीवन बबुन बगिया ताकि भारत या संविधान आधार पे ओका आरक्षण बुनियान कदा अलग झारखंड राज्य का आरक्षण बिना आ उन्हा जो बुनियाम दरिया आर बंखान दो अपनारा परंपरा संस्कृति बुन बगिया कन खान तो मुश्किल हुई दरिया। इसलिए हम दीपक जी कहेंगे कि सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्र में अपने झारखंड में झारखंड सरकार से इतना ही कहेंगे कि जबकि बोरिया कमेटी के माध्यम से हमारे गुरुजी शिबू सोरेन के माध्यम से उसके अध्यक्षता में ये संगठन ये पेशा एक्ट बने, इसलिए इस क्षेत्र में भी पेशा एक्ट लागू हो ताकि हमारा समाज भी बच सकता है। और जो भी अपने परंपरा को छोड़ करके किसी भी आरक्षण सीट में यदि अलग दूसरे क्या दूसरे जगह चले गए हैं, दूसरे धार्मिक अपनाए हैं, गैर आदिवासी का सरे चले गए हैं, इस एक्ट के माध्यम से स्वतः ही उसका खत्म हो जाएगा। इसलिए समाज को हम इतना संदेश देना चाहेंगे, सब लोग जोर करके बोलना चाहिए कि पेशा एक्ट लागू हो और अपना समाज को बचाओ, देश को बचाओ, यही मेरा अपना कहना है। बाकी और यदि पूछते हैं तो पूछिए, नहीं तो फिर खत्म कर। चलिए, बहुत सारे विषय पर बातचीत हो गई और बहुत सारा विषय भी आ गया। अब हम लोग चलिए आगे, यदि कोई विषय आता है तो फिर हम लोग बातचीत करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरे तरफ से आपका स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके माध्यम से मेरा जो मंशा है इस देश भर के जनजातियों के विषय में और इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो हम कर रहे हैं, कि इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हो गया रेडी, गुड मनाज, जोहार। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। नमस्कार, जोहार।